हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं सेल्कोनिक टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे एक्सपर्ट VM3 की सेटिंग्स कर सकते हैं, किस नंबर के ऊपर कौन सी सेटिंग्स आती है और किस सेटिंग से क्या काम होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आप पैरामीटर को जान लीजिए, स्क्रीन पर हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको एक क्विक मैं रिव्यू दूंगा। सबसे पहले देखिए, हमारे पास यहाँ पे 3 बटन्स हैं, अप डाउन और एंटर, और ये है ऑन ऑफ बटन जहाँ से इन्वर्टर ऑन या ऑफ होगा। और जो लेफ़्ट साइड है उसमें भी हमारे पास 3 बटन हैं। सबसे पहले एस्केप, और ये जो 2 बटन है उससे हम टाइमर सेट कर सकते हैं इस इन्वर्टर के अंदर। अब जानते हैं इसके पैरामीटर। तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है स्टार्टिंग में कि AC इनपुट वोल्टेज क्या है, जो कि है यहाँ पे 0 वोल्टेज, क्योंकि ये सिर्फ बैटरी से कनेक्ट है, ना इसके पास सोलर है ना ही बिजली है। तो अभी ये 0 वोल्ट दिखा रहा है। उसके बाद दिखता है हमें कितने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो वो भी 0 है। उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा सोलर, तो अभी सोलर की वोल्टेज 0 है, सोलर के एम्पियर 0 हैं और सोलर की वोल्टेज भी 0 है। उसके बाद आता है बैटरी। अभी बैटरी में कुछ पावर नहीं जा रही, तो एम्पियर 0 है, वोल्ट भी 0 है, और बैटरी की यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है 52.4 वोल्ट। अभी बैटरी में हमारे इतनी वोल्टेज है। उसके बाद आप देखिएगा कि नीचे हमें आउटपुट में मिल रही है 230 वोल्ट, और आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी है 50 हर्ट्ज़, और आउटपुट पे लोड जो है वो है 0%, क्योंकि ये किसी भी लोड से कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ VA में आपको लोड दिखा रहा है वो भी 0 है, वोट में दिखा रहा है वो भी 0 है। उसके बाद आएगा बैटरी की आउटपुट, तो वो भी 0 एम्पियर है। उसके बाद हमें दिखाएगा यूनिट जनरेशन, तो ये लिखा रहा है डे, यानी कि आज पूरे दिन में इसने कितनी बिजली बनाई है, जैसे कि आपको ऑन ग्रिड में पता चलता है। उसके बाद पूरे मंथ में कितनी यूनिट्स जनरेट की हैं। उसके बाद पूरे ईयर के अंदर कितनी यूनिट्स जनरेट की हैं। उसके बाद पूरी लाइफ के अंदर इस इन्वर्टर ने कितनी यूनिट्स जनरेट की हैं। तो ये है इसका पूरा जो हमें पैरामीटर्स इस पर दिखाई देते हैं। अगर हम आइकन की बात करें तो फ़िलहाल इस पर यहाँ लोड का आइकन है, बैटरी का आइकन है, और यहाँ पे बैटरी, और ये आपके इन्वर्टर का DC टू AC कन्वर्जन का आइकन है, और ये हमारे लोड का आइकन है। तो फ़िलहाल अगर देखा जाए तो बैटरी से पावर इन्वर्टर पे जा रही है और इन्वर्टर से पावर हमारे लोड पे जा रही है। अगर इससे सोलर कनेक्ट होता तो यहाँ पर बाकी जो आइकन्स हैं वो भी जल उठते, जो वो बताते हमें कि पावर बाईपास हो रही है या फिर सोलर से बैटरी की तरफ जा रही है, या फिर कैसे पावर का डायग्राम है। आइए अब जानते हैं कि कैसे इस इन्वर्टर की सेटिंग्स की जाती है। तो सेटिंग्स में जाने के लिए हमें एंटर के बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होगा। देखिए हम सेटिंग्स में आ गए। अब डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो 01 सेटिंग के ऊपर आ गए। अब 01 सेटिंग के अंदर एंटर करने के लिए एक बार हमें एंटर प्रेस करना होगा। अब देखिए ये ब्लिंक होना यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर जब हम डाउन का बटन दबाएंगे तो देखिए अलग अलग सेटिंग्स हमें दिखाएगा कि 01 फंक्शन के अंदर ये सेटिंग्स हैं। तो आइए इन सेटिंग्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं USB सेटिंग को। USB में क्या होता है कि सबसे पहले आपकी इन्वर्टर बिजली लेगा, उसके बाद सोलर लेगा, उसके बाद बैटरी लेगा। आगे आता है SUB। इस सेटिंग में क्या होगा, सोलर और बिजली दोनों मिलकर आपके लोड को चलाएंगी। इसमें आपकी बैटरी का इस्तेमाल नहीं होगा। आपकी बैटरी उसी कंडीशन में इस्तेमाल होगी जब आपके पास बिजली नहीं होगी। उसके बाद आता है SBU मोड। तो SBU मोड के अंदर क्या होगा, इसमें सोलर और बैटरी दोनों मिलके आपके लोड को चलाएंगी। इस कंडीशन में हम बैटरी का डिस्चार्ज भी तय कर सकते हैं। वो हम आगे 12 और 13 नंबर के फंक्शन में देखेंगे, जिसमें हम बैटरी का अपर कट और जहां तक बैटरी इस्तेमाल होनी है वो लोअर कट तय करते हैं। आइए अब देखते हैं 02 नंबर की सेटिंग। इस पे हमें एम्पियर्स दिखाई देते हैं, यानी कि आप इसके एम्पियर को सेट कर सकते हैं। ये एम्पियर होते हैं सोलर और बिजली मिलकर कितने एम्पियर पे आपकी बैटरी को चार्ज करेंगे। तो इसमें आप कम ही एम्पियर रखिएगा, क्योंकि जितनी आराम से आप बैटरी को चार्ज करेंगे उतना ही आपकी बैटरी की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो उसके बाद हम चलते हैं 3 नंबर पे। यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं 2 सेटिंग, एक APL और एक UPS। इन दोनों में ये फ़र्क है कि कितनी जल्दी आपका इन्वर्टर ट्रांसफ़र कर सकता है लोड को।
जैसे ही आपकी लाइट चली जाती है। तो यूपीएस मोड पे वो कर देगा 10 मिली सेकंड के अंदर, और एपीएल मोड पे वो करेगा 20 मिली सेकंड के अंदर। लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क और है। जो एपीएल मोड होगा, अगर आपकी वोल्टेज काफ़ी कम आ रही है तो इन्वर्टर को कोई दिक्कत नहीं, वो कम वोल्टेज में भी काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप यूपीएस मोड करते हैं तो इन्वर्टर आपका 190 वोल्ट पे आते ही सीधा आपकी बैटरी से पावर देना स्टार्ट कर देगा। वो बिजली को डायरेक्ट बाईपास नहीं करेगा। अब आते हैं 05 नंबर की सेटिंग पर। तो इसके अंदर यहाँ पे पहले नंबर पे है PYL। ये एक बैटरी कंपनी है पाइलोन टेक, उसकी लिथियम आयन बैटरी आती है। तो अगर आप वो बैटरी इसके साथ लगाते हैं तो आपको खाली पाइलोन टेक ही करना होगा और कुछ छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है AGM। अगर इस आपके पास कोई सूखी बैटरी है तो आप AGM का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है FLD फ्लडिड। अगर आपके पास तेजाब वाली बैटरी है तो आप फ्लडिड कर सकते हैं। उसके बाद आता है USE यानी कि यूज़र डिफाइन। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। आप USE के ऊपर ही इसको फंक्शन को रखेंगे, क्योंकि यहाँ बैटरी का हाई कट लो कट अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं 06 नंबर की सेटिंग पे। 06 नंबर पे क्या होगा कि अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड हुआ तो आप इसको अगर LTE कर देंगे तो जैसे ही ओवरलोड होगा तो ये अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको LTD कर देंगे यानी इस फंक्शन को डिसेबल कर देंगे तो आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद आता है दोबारा TTE। इसमें क्या होता है कि जब आपका इन्वर्टर का टेम्परेचर अगर ओवर चला जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है इन्वर्टर, तो ये क्या करेगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। इसको भी आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। वैसे हम इसको भी ऑन ही रखेंगे। उसके बाद आ जाता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी आप आउटपुट से लेना चाहते हैं। तो यहाँ हम इंडिया के अंदर 50 का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अमेरिका में हैं तो यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो हम जैसे इंडिया में हैं तो 50 हर्ट्ज़ को ही हम लेके चलेंगे। उसके बाद हम आते हैं 10 नंबर की सेटिंग पे। तो इसके ऊपर हमें वोल्टेज दिखाई देती है। तो आप इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है उसको 220, 230 और 240 किसी के ऊपर भी सेट कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। अब आते हैं 11 नंबर की सेटिंग पे। यहाँ आपको दिखा रहा है UEI यानी यूटिलिटी, बिजली से आप कितने एम्पियर पे अपनी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कम ही रखिएगा। इसको आप 20 या 30 एम्पियर तक ही रखिएगा, उतना ही बैटरी के लिए सही रहेगा। अब देखते हैं 12 नंबर की सेटिंग। तो 12 नंबर की सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वो सेटिंग है जब आप SBU मोड में अपने इन्वर्टर को चलाते हैं तो आप बैटरी का लो कट यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी बैटरी 44 वोल्ट पे आएगी तो इन्वर्टर क्या करेगा, बैटरी से पावर लेना बंद कर देगा और वो बिजली से पावर लेना स्टार्ट कर देगा। तो इसको भी आप अप या डाउन करके सेट कर सकते हैं। ये 1-1 वोल्ट इंक्रीमेंट होगा। तो इसको हम अभी 44 पे रखते हैं। उसके बाद आ जाता है 30 नंबर की सेटिंग। तो इस पे हम हाई कट को सेट करेंगे, यानी कि जब बैटरी दोबारा चार्ज होगी तो 54 वोल्ट पे आते ही दोबारा से वो बैटरी पे रन करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपका इन्वर्टर 54 वोल्ट और 44 वोल्ट के बीच में ही घूमता रहेगा। उसके बाद आती है 16 नंबर की सेटिंग। ये है चार्जिंग ऑप्शन। तो इसमें हमें मिलता है CSO, यानी कि या तो आपका जो बैटरी है वो सोलर से ही चार्ज होगी या फिर वो बिजली से चार्ज होगी। ये एक ही टाइम में एक ही आपके जो सोर्स होगा उससे बैटरी चार्ज होगी। उसके बाद आता है SNU में क्या होगा, सोलर और बिजली दोनों मिलकर बैटरी को चार्ज करेंगे। उसके बाद आता है OSO, यानी कि खाली सोलर से ही आपकी बैटरी चार्ज होगी, चाहे बिजली अवेलेबल है या नहीं है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आ जाती है 18 नंबर की सेटिंग। तो 18 नंबर की सेटिंग पे हमें दिखाता है बज़र ऑन है या ऑफ़ है। तो इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो ऑन करके रखिए या ऑफ़ करके रखिए। अगर आप ऑफ़ करते हैं तो आपको बज़र की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। उसके बाद आता है 19 नंबर की सेटिंग।
19 नंबर की सेटिंग पे क्या है कि जैसे ही आप कोई पैरामीटर देखना चाहते हैं, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी स्क्रीन पर ये पैरामीटर दिखते हैं, तो आप किसी भी पैरामीटर के ऊपर स्क्रीन को छोड़ सकते हैं। अगर वहाँ पे आप कर देंगे ESP, तो वो जो सबसे स्टार्टिंग में स्क्रीन थी वहाँ पर आ जाएगा। अगर आप कर देंगे इसको FEP, तो जिस भी पैरामीटर के आप ऊपर छोड़ेंगे तो वही स्क्रीन हमेशा के लिए रह जाएगी। तो इसको FEP पे ऊपर ही हम सेट करते हैं। अब आ जाते हैं 20 नंबर की सेटिंग। 20 नंबर की सेटिंग में है LON, यानी कि जो इसकी डिस्प्ले है वो आपको ऑफ़ रखनी है या ऑन रखनी है। तो इसको भी आप ऑन या ऑफ़ के लिए सेट कर सकते हैं। अगर आप ऑफ़ करते हैं तो ये थोड़ी देर के बाद ये स्क्रीन ऑफ़ हो जाएगी। जैसे आप बटन दबाएंगे ऑन हो जाएगी और फिर ये थोड़ी देर के बाद ऑफ़ हो जाएगी। अगर आप LON करके रखते हैं तो ये हमेशा के लिए ऑन ही रहेगी। तो कोई भी फंक्शन आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है 22 नंबर की सेटिंग AON, यानी कि आपका अलार्म ऑन है। कोई भी अगर आपका सोर्स इंटरप्ट होता है, यानी कि आपकी बिजली चली जाती है या सोलर चला जाता है, तो ये आपको एक बीप देगा। इसको भी आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अब आती है 23 नंबर की सेटिंग। इसमें हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, BYE और BYD। ये किस लिए हैं? अगर आप इन्वर्टर पे ज़्यादा लोड डाल देते हैं, यानी वो ओवरलोड हो जाता है, तो वो सीधा बिजली पे बाईपास हो जाएगा अगर बैटरी पे ज़्यादा लोड आ गया। तो इसको भी आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो हम इसको अनेबल करके रखते हैं ताकि ओवरलोड के कंडीशन में ये बाईपास हो सके। अब आ जाती है FEN और FDS की सेटिंग 25 के ऊपर। ये क्या है कि जब भी कोई फॉल्ट होगा तो इन्वर्टर उसको रिकॉर्ड करे या नहीं, तो इसको हम FEN में ही रखते हैं ताकि वो फॉल्ट कोड रिकॉर्ड हो जाए। अब आते हैं 26 नंबर की सेटिंग पे। ये है बल्क चार्जिंग वोल्टेज, यानी कि जब आपकी बैटरी डाउन होने के बाद चार्ज होगी तो वो कहाँ तक चार्ज होगी। तो इसको हम करेंगे 58.4 के ऊपर। ये 0.11 करके ऐसे बढ़ेगी, तो इसको हम रखेंगे 58.4। तो ये होगा आपकी बैटरी का हाई वोल्टेज कट। उसके बाद आएगा फ्लोटिंग वोल्टेज। तो फ्लोटिंग वोल्टेज आप 54 पे भी रख सकते हैं या इससे थोड़ा हायर 57 या 58 तक भी इसको लेके जा सकते हैं। वहाँ पर आपकी बैटरी की वोल्टेज बनी रहेगी एक बार बैटरी चार्ज होने के बाद। तो मैं इसको अभी 57 के ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद आता है 29 पे हमारा बैटरी का लो कट। तो इसको हमें रखना है 42 के ऊपर। यहाँ पे आते ही आपकी बैटरी लो हो जाएगी और इन्वर्टर उसके बाद बैटरी से पावर नहीं लेगा। अगर आप इसको ज़्यादा डाउन कर देते हैं तो ये आपकी बैटरी के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा डाउन करने से आपकी बैटरी की ग्रेविटी गिर जाएगी। 30 नंबर पे है इसका इक्वलाइज़र का फंक्शन, यानी कि इन्वर्टर आपकी बैटरी के सेल्स को इक्वलाइज़ करता है, एक ही समान रूप से उनको चार्ज करता है ताकि किसी भी सेल की वोल्टेज अप या डाउन ना रहे। तो आप इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो हम इसको ऑन करेंगे EEN सेटिंग पे। उसके बाद आती है 31 नंबर की सेटिंग, जहाँ पे दिखाता है कि जो इसका इक्वलाइज़र वोल्टेज है वो क्या रखना है। तो इस पे हम 58.4 ही रखेंगे। उसके बाद आती है 33 नंबर की सेटिंग कि आपका कितने टाइम के लिए ये जो इक्वलाइज़र है वो ऑन होगा। तो यहाँ पे 60 यानी मिनट हमने रखी है, यानी कि 1 घंटे के लिए वो ऑन होगा। उसके बाद है टाइम आउट। तो यहाँ पर उसका टाइम आउट कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम में वो आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 120 मिनट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उतने टाइम के बाद वो आउट हो जाएगा। उसके बाद रहता है यहाँ पे 35 नंबर पे डेज़, यानी कि जो आपका इक्वलाइज़र है वो कितने दिन के बाद ऑन होगा। तो यहाँ पर 30 दिन यानी 1 महीने के बाद वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है ADS। अगर आप अभी इक्वलाइज़र को ऑन करना चाहते हैं जस्ट अपनी मर्ज़ी से ही, तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे AEN दिया गया है। तो अगर आप इसको ऑन करेंगे तो इमीडिएटली आपका जो इक्वलाइज़र है वो ऑन हो जाएगा और E9 का एक आपको आइकन दिखाने लगेगा, एक एरर शो होगा E9। तो उसका मतलब है कि आपका इक्वलाइज़र ऑन हो चुका है। आगे है 37 नंबर की सेटिंग। इस पे है NTE।
जो आपका पीवी है और जो लोड की जो स्टोरेज है उसको रीसेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है 93 नंबर की सेटिंग। इसमें जो भी पूरा का पूरा लोग इस इन्वर्टर ले रखे हैं उसको पूरे को यहाँ से हम इरेज कर सकते हैं। उसके बाद आती है कि इन्वर्टर कितने दिन के लिए अपने लोग्स को स्टोर करके रखे। तो इसमें 60 डेज़ से आप बढ़ा भी सकते हैं, तो फ़िलहाल हमने इस पर 60 डेज़ ही रखा है, तो 60 दिन यानी 2 महीने का ये लोग्स लेके रखेगा। उसके बाद आ जाती है 95 नंबर पे मिनट की सेटिंग। आप इसमें मिनट सेट कर सकते हैं, अभी आपकी घड़ी के अंदर कितने मिनट हुए हैं। उसके बाद आ जाता है कि इसके हॉर्स सेट करने हैं, यानी कि अभी क्या टाइम हुआ है, तो वो भी आप इसमें हॉर्स सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 97 नंबर पे डेज़, यानी कि अभी कौन सा दिन है। उसके बाद आ जाता है कौन सा मंथ है। उसके बाद आ जाता है कौन सा ईयर है। तो आप ये सभी सेटिंग इसके ऊपर कर दीजिए। ये इन्वर्टर आता है टाइमर फंक्शन के साथ। तो जानते हैं इस पर टाइमर कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बीच वाला बटन प्रेस करेंगे थोड़े टाइम के लिए। ये देखिए 3 मोड आ गए, USB, SUB और SBU। अब देखिए हमें SUB के ऊपर अगर टाइमर लगाना है तो हमने बीच वाला बटन एक बार प्रेस किया, तो अब हम इसको स्टार्ट टाइम और एंड टाइम देंगे। तो इसके लिए इस बटन को एक बार और प्रेस करेंगे और हम जैसे चाहते हैं कि 9 बजे ये मोड ऑन हो जाए, तो हम यहाँ पर टाइम सेट कर देंगे 9। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका एंड टाइम सेट करेंगे। हम चाहते हैं कि ये मोड 10 बजे बंद हो जाए। तो अब इसकी सेटिंग हो चुकी है, ये 9 बजे ऑन होगा और 10 बजे ये बंद हो जाएगा। इसी तरीके से हम इन तीनों मोड्स के ऊपर टाइमर लगा सकते हैं। ऐसे ही हम इसके चार्जिंग के ऊपर भी टाइमर लगा सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे नीचे वाला बटन प्रेस करना होगा। तो अब देखिए CSO, SNU, OSO ये चार्जिंग मोड आ गए हैं। तो जो भी आप सेट करना चाहते हैं, जैसे ही OSO करना चाहते हैं तो ये दबाएंगे और फिर से वही प्रोसीजर, टाइम के लिए सामने वाला बटन दबाएंगे और यहाँ पर टाइम लगा देंगे कि जैसे मैं चाहता हूँ कि 2 बजे ये ऑन हो जाए और 3 बजे ये बंद हो जाए। तो एंटर दबा के हमने ये फिक्स कर दिया, तो उस टाइम OSO फंक्शन काम करेगा और 3 बजे ये बंद हो जाएगा। यानी कि हमने इसके ऊपर टाइमर लगा दिया है, OSO फंक्शन 2 बजे ऑन होगा और 3 बजे बंद होगा। तो टाइमर किसी भी इन्वर्टर के साथ नहीं आता है, ये एक्सपर्ट मॉडल ही ऐसा है जिसके ऊपर हम टाइमर लगा सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन फैसिलिटी है। तो इस 5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आप चला सकते हैं 2 1.5 टन के AC, 2 गीज़र, 2 माइक्रोवेव, 2 1 HP के समर्सिबल पंप और एक 3 HP की मोटर। इन्वर्टर के लेटेस्ट प्राइस के लिए आप जा सकते हैं amazon.com पर, flipkart.com पर, और आप हमारे डीलर से भी परचेज़ कर सकते हैं। डीलर से परचेज़ करने के लिए आपको जाना होगा www.sellchronic.com पर। वहां आपको डीलर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद सिलेक्ट करना होगा अपना स्टेट और आपके पास सभी डीलर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये थी एक्सपर्ट VM3 के सेटिंग्स की कंप्लीट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।